क्लासेस। आज हम यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के लेसन 4 कानूनों की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि कुछ कानूनों से आप परिचित होंगे, शादी की उम्र की आयु सीमा तथा मताधिकार की आयु सीमा, इनके बारे में आपको मालूम होगा। जैसे लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष शादी के समय होनी चाहिए। इसी तरह से जो मताधिकार है उसके लिए 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह से आप संपत्ति को खरीदने तथा बेचने के कानून को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। इस तरह से आप जान गए होंगे कि जो कानून का निर्माण होता है वह संसद के द्वारा किया जाता है। जो कानून बनाने का कार्य है वह संसद का होता है, किंतु क्या जो संसद में कानून बनाए जाते हैं क्या वह सभी लागू होते हैं और वह किस तरह से अस्तित्व में आते हैं? आइए तो इन सब के बारे में आज हम इस लेसन में जानेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसमें है कानूनों की समझ। इसके हम 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम जानेंगे कि कानून का क्या अर्थ होता है, और सेकंड में हम जानेंगे क्या कानून सब पर लागू होते हैं या किसी विशेष पर ही लागू होते हैं। नंबर 3 पर हम जानेंगे कि नए कानून किस तरह से बनते हैं। तो इसमें हम आज सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कानून का अर्थ क्या होता है। जो कानून होता है, कानून किसी नियम संहिता को कहते हैं जिसमें कुछ निर्देश लिखित रूप में होते हैं, और जो वह निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, क्योंकि जो देश की शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे नियम या कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का या कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाती है। यही कानून कहलाता है, यही कानून का अर्थ। अभी हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो हमारे कानून के अकॉर्डिंग जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो कानून है वह सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, यहाँ तक कि चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। यदि किसी को सजा देनी है तो यह क्या है, सब पर समान रूप से लागू होगा। ये हमारे वर्तमान की बात है। आइए अब हम कुछ प्राचीन के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन समय में असंख्य स्थानीय कानून थे और जो विभिन्न समुदाय थे इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से चलाते थे। जैसे राजस्थान या हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पर सरपंच या पंचायत के द्वारा वहाँ पर कुछ कानूनों को अपने द्वारा लागू कराया जाता है। तो यह क्या है, अपने हिसाब से लागू कराते थे। इसी तरह से कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग सजा दी जाती थी। यानी कि पहले क्या थी, जाति प्रथा पर ज्यादा ही जोर दिया जाता था। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, एक अपराध किया है, ठीक है, अगर वह उच्च वर्ग का है तो उसे कुछ और सजा दी जाएगी, और निम्न वर्ग का है तो उसे अलग सजा दी जाएगी। यानी कि यह क्या है, जाति के आधार पर सजा दी जाती थी। अब इसी तरह से यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल में कानून की व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व हुई, जाति के आधार पर जो सजा दी जाती थी वह भेदभाव समाप्त हो गया। इसी तरह से जो कुछ लोग हैं वह मानते हैं कि जो हमारे देश में कानून व्यवस्था लागू हुई है वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही लागू हुई है, यानी कि अंग्रेजों के आने से हमारे देश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। लेकिन इससे क्या थे, जो कुछ इतिहासकार थे वह इससे काफी विवादास्पद मानते थे, वह इससे सहमत नहीं थे। जो इतिहासकार थे वह कहते थे ऐसा नहीं है, जो ब्रिटिश कानून है वह मनमाने पर आधारित है। यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वह अपने मनमाने आधार पर कानून को लागू करते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो इतिहासकार है ऐसा क्यों कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर 1870 का राज विद्रोह एक्ट। यहाँ पर एक 1870 में राज विद्रोह एक्ट जारी किया गया था। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करता था
तो उस पर बिना मुकदमा दायर किए उसे गिरफ्तार कर दिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। आइए अब हम यहाँ पर जानते हैं रॉयल एक्ट के बारे में कि रॉयल एक्ट क्या होता है। जो रॉयल एक्ट है वह अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण है। जो रॉयल एक्ट है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वह किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे कारावास में डाल सकती थी। इसके विरोध में जो महात्मा गांधी तथा अन्य लोग होते हैं वह इसका विरोध करते हैं, किंतु विरोध के बावजूद 10 मार्च सन 1919 को यह रॉयल एक्ट पारित हो जाता है और इसमें ना अपील, ना दलील, ना वकील, यानी कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या है, अपील की जाती है, दलीलें दी जाती हैं कि आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, वकील किया जाता है। तो जो ये रॉयल एक्ट था इसमें ना तो अपील कर सकते थे, ना दलील दे सकते थे और ना ही वकील कर सकते थे। तो इसके विरोध में 10 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। इस जनसभा में सभी लोगों को संबोधित किया जा रहा था। तभी वहां पर जनरल डायर, जो कि एक ब्रिटिश फौजी होता है, अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उस बाग में आता है तथा बाहर आने का जो रास्ता होता है उसे बंद कर देता है। अब वहां पर जो लोग थे, लगभग 120 के करीब वहां पर लोग थे, उन सब पर वह निहत्थे बिना चेतावनी के गोली चला देता है और वहां पर जो लोग थे वह सभी क्या है, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और क्या है, मर जाते हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां पर एक कुआं है उसमें जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन तब भी उनकी जान नहीं बच पाती है। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि किस तरह से जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलाई। इस दृश्य को आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कितना नरसंहार हुआ। यह बच्चों, आप कभी वहां पर कभी आप वहां पर जाएंगे अमृतसर में तो आप जाके देखना, जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई उसके निशान आज भी वहां पर ऐसे ईंट टाइप की बनी हुई है और यहाँ पर आज ये चौक से वहां पर निशान बना हुआ है। आज भी उन गोलियों के निशान वहां पर स्थित हैं और वह कुआं भी है जहाँ पर लोगों ने जान बचाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं खुद गई थी वहां पर, यह देख कर आई थी। तो इस तरह से ये रॉयल एक्ट पारित किया गया और इसके विरोध में लोगों ने क्या किया, गिरफ्तारी की और इस तरह से जनसभा का आयोजन किया और जिसमें काफी लोगों का जनसंहार हुआ। आइए अब हम जानते हैं कि नए कानून किस तरह से बनते हैं। संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून का निर्माण करना, तो वह किस तरह से करते हैं हम जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक लेते हैं घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा क्या होती है, जब कोई व्यक्ति यानी कि कोई पुरुष किसी महिला के साथ घर में मार पिटाई करता है, उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है, तो वह क्या है, घरेलू हिंसा कहलाती है, जिससे वह मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। लेकिन कुछ महिलाएं क्या हैं, इस बात को बताती हैं और कुछ क्या है, सहन कर लेती हैं, फिर ये तो घर में होता ही है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा कहते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, जब महिलाएं ज्यादा ही परेशान हो गई तो सन 1990 में महिलाओं ने आवाज उठाई और जब आवाज उठाई तो इसके लिए सन 1919 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उनके साथ क्या है, घरेलू हिंसा हो रही है। फिर सन 2002 में सरकार द्वारा एक कानून बना दिया गया, लेकिन वह लागू नहीं किया गया। अब उसके बाद यहाँ पर 2005 में पुनः कानून बनाया गया, फिर उसके बाद 2006 में उसे लागू किया गया। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरह से हम कानून का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी संसद है, इसके क्या है, 3 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा और यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति।
जैसे कि हमारा ये घरेलू हिंसा का एक कानून को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो ये किस तरह से यहाँ पर कानून पारित होता है यहाँ पर देखते हैं। सपोज यही है, सबसे पहले अगर हमें ये घरेलू हिंसा का एक कानून बनाना है तो इसके लिए क्या है, पहले जनसभा में कोई भी कानून बनाने के लिए आवाज उठाई जाती है, उसका क्या है ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उसे राज्यसभा में यहाँ पर आएगा ये ड्राफ्ट लोगों के द्वारा तैयार होके कि हमने एक कानून, हमारे क्या है कुछ हमें परेशानी है तो यहाँ पर क्या है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। तो जब ये राज्यसभा में आ जाएगा, लोग इसके बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही है, और फिर ये भी देखेंगे इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं है अगर हम ये कानून पारित करते हैं, पास करते हैं। तो इसको ये सब देखने के बाद जब इन्होंने सोच लिया हाँ ये महिलाओं के लिए सही है, तो फिर ये यहाँ से पास होके लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा में जाने के बाद क्या होगा, ये भी अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, इससे कोई लोगों को नुकसान तो नहीं है, इससे कोई किसी को समस्याएं तो नहीं होंगी। तो इस तरह से फिर ये पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में जाएगा, और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सहमति हो जाएगी हाँ ये बिल्कुल सही है, तो लास्ट में यह राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के पास यह जो नियम है, कानून है आपका जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया, यहाँ पर पहुंच जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसका अध्ययन करता है, देखता है कि कहीं पर इससे लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, कोई डाउट होता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो इसे पुनः यहाँ पर वापस भेज सकता है कि एक बार इस पर पुनः विचार कर लीजिए, कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। फिर ये दोनों आपस में सहमति करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, फिर ये पुनः यहाँ पर राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस पर सहमति बना देंगे। राष्ट्रपति चाहे तो 2 बार इसे पुनः विचार करने के लिए भेज सकते हैं कि आप दोनों इस पर अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, कहीं लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। 2 बार अगर इन्होंने कर लिया और तीसरी बार यदि राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो तीसरी बार राष्ट्रपति को मोहर लगानी आवश्यक हो जाती है। उसके बाद वह राष्ट्रपति उसे लौटा नहीं सकते, क्योंकि इस पर काफी हम उन्होंने गहन अध्ययन कर लिया है। जब इस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो ये हमारा एक नया कानून बन जाता है। ये तो 3 बार का मैंने आपको बताया है। अगर कोई लगता है इन्हें तो एक बार में भी राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मामला गंभीर होता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए यहाँ पर वापस भेज सकता है राज्यसभा और लोकसभा में कि आप इस पर एक बार से पुनः विचार कर लीजिए। तो इस तरह से पहले राज्यसभा से पारित होगा, फिर लोकसभा से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति लास्ट में अपने सिग्नेचर कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वह एक नया कानून बन जाता है। आइए अब हम यहाँ पर अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कानून बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संसद के द्वारा ऐसा कानून पारित हो जाता है जो कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून होता है। तो लोग क्या करते हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं और इसके खिलाफ जनसभा कर सकते हैं, अखबार में दे सकते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं कि यह कानून संसद के द्वारा पारित हुआ है यह गलत है। और यदि बहुत सारे लोग मिलकर यह कहते हैं कि जो कानून संसद के द्वारा पारित किया गया है वह गलत है, तो यहाँ पर क्या है, संसद के ऊपर भी कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव बन सकता है। संसद भी क्या कर सकती है, जो अपने बनाए गए कानून है उस पर दोबारा विचार कर सकती है कि इससे क्या है, काफी लोग क्या है पसंद नहीं है, यह विवादास्पद कानून है या अलोकप्रिय कानून है। तो इस तरह से कानून का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, इस लेसन में आपने समझा कि कानून किस तरह से बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कानूनों की समझ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।